नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हुई समंदर तक पहुंच जाती हैं। नदियां टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजरती अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, ऐसा लक्ष्य जिसे प्रकृति ने निर्धारित किया है। जिंदगी भी ऐसे ही टेढ़े-मेढ़े और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरती हुई अपनी मंजिलों को छू लेती है। इन्हीं रास्तों के हर मोड़, हर पड़ाव के हर लम्हों के सीने में कोई कहानी जज्ब होती है जिंदगी की। इन्हीं तमाम मोड़ों से गुजरता हुआ इंसान अपना अनुभवों का आकाश गढ़ता है। इसी आकाश में खट्टे मीठे बूंदों से सींची अपनी ही जिंदगी की कहानियां जब मचल उठती हैं तो शब्दों में ढलकर एक पूरा दस्तावेज बन जाती हैं। और यही किसी के रास्ते के लिए अंधेरे को चीरती मशाल बन जाती है एक आदमी की अपनी कहानी। यह कभी प्रकाश स्तंभ बनकर भटके हुए जहाजों का मार्गदर्शन करती है तो कभी जीवन में उजियारा भरती है, क्योंकि कर्म की अमोघ साधना से भाग्य की आधारशिला रखी जाती है। बिहार के एक छोटे से गांव से एक छोटा सा बालक रामेश्वर अपने घर से भागकर कलकत्ता पहुंचता है और भटकता हुआ बंबई। उसने अपने जीवन में शून्य से शिखर की यात्रा में जो खोया, जो पाया, उसे सहेज लिया और वह बन गई अनुभवों की पूंजी। जब कुमार बिहारी पांडेय ने अपने जीवन के अनुभवों को सहेजा तो बनी एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अतुलनीय कहानी अनुभवों का आकाश। कुमार बिहारी पांडेय के अनुभवों का आकाश, जिसे पढ़कर सुना रहे हैं आनंद सिंह। हुबली नदी के किनारे घुटनों में सर दिए मैं चुपचाप बैठा था। 3-4 दिनों की फाकाकशी और उद्देश्यहीन भटकाव के कारण भाव, विचार और क्रिया शून्य। कुछ याद नहीं कितनी देर से मैं उसी स्थिति में था। तभी अचानक कपड़े धोते किसी धोबी की आवाज सुनाई पड़ी। पेटवा के अगिनी जरली ऐसी भैया हो, पेटवा की अगिनी जरली ऐसी भैया हो, कि जरी गईली रनिया किया। अपनी बोली और माटी की कसक से उपजे इस गीत को मैंने गांव में कई बार सुना था, पर कभी खास प्रभाव नहीं पड़ा। आज इन पंक्तियों को सुनते अनायास मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। लगता था कलकत्ता ने इन्हीं 3-4 दिनों में मुझे 9 से 19 बरस का बना दिया है, पेट की आग का भरपूर एहसास करा दिया है। गांव में पिताजी भोजन बनाकर खिला दिया करते थे। तब पता नहीं कि भोजन जुटाने में उन्हें कितनी जोड़ तोड़ करनी पड़ती थी। उनके खींच कर इतना कह देने भर से कि तुम सब निकम्मे हो, लगता है मुझे जीवन भर ऐसे ही खटना पड़ेगा, तुम लोग कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं गुस्से में भरा हुआ कुछ कर दिखाने के जोश में घर छोड़कर कलकत्ता भाग आया था। कलकत्ता, जिसके बारे में गांव में शोहरत थी कि वहां नोट बरसते हैं, सिर्फ पकड़ने वाला चाहिए। उसी कलकत्ते में मैं 4 दिनों से भूखा प्यासा कुत्तों की तरह दुरियाया जाता यहां से वहां भटक रहा था, पर नोट तो क्या, एक चवन्नी भी नहीं दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा, आखिर इसमें पिताजी की गलती भी क्या थी। एक गरीब ब्राह्मण 2 जून की रोटी जुटाकर खाना बनाकर खिलाए पिलाए, वो भी ऐसी दशा में जबकि उसकी प्राण प्यारी पत्नी का अभी अभी देहावसान हुआ हो। उनका चिड़चिड़ाना, खींचना, गुस्सा करना स्वाभाविक ही तो था। अगर मां जिंदा होती तो मां की याद आते ही मेरी रुलाई हिचकियों में बदल गई। असीम प्यार करती थी मेरी मां, मुझे तो शायद सब भाइयों से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, पर मां शायद होती ही ऐसी है कि सभी को यही महसूस होता है कि मां मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करती है।
मेरे मन में स्वतः एक सवाल उठा, क्या मैं भी मां को उतना ही प्यार करता था जितना वो मुझे प्यार करती थी? मां को पटना मेडिकल में भर्ती करवाने ले जाते वक्त पिताजी मुझे भी साथ ले गए थे। तब मां की गंभीर अवस्था का मुझे ज्ञान ही कहां था। 9 वर्ष की आयु में इतना बोध कहां हो पाता है। हां, मां से दूर होने का भय जरूर लग रहा था, लेकिन जैसे ही पिताजी मुझे साथ लेकर चले, मां के पास रहने की लालसा में खुशी खुशी पटना चला गया था। मां की देखभाल, उनके इलाज की दौड़ धूप और रहने खाने की अव्यवस्था ने 2 ही 4 दिनों में पिताजी को लस्त पस्त कर दिया और उन्हें मलेरिया ने धर दबोचा। परिस्थिति के इस नए मोड़ ने पिताजी को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। वो काफी चिंतित हो उठे थे। खुद बीमार हो जाने के कारण अब वो मां की देखभाल तो कर नहीं पा रहे थे, उल्टे उन्हें अपनी दवाई पर भी धन खर्च करना पड़ रहा था। वो सिर्फ मां के इलाज भर के लिए धन की व्यवस्था करके निकले थे। इस वजह से अब धन की भी समस्या उठ खड़ी हुई थी। काफी सोच विचार करने के बाद वो मुझसे कहने लगे, मेरा गांव जाना जरूरी है। पास के रुपए खत्म होने को आए हैं। गांव के हवा पानी से मेरी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे भी मुझे मलेरिया ही है, कुनैन वगैरह लेता रहूंगा। आयुर्वेदाचार्य तो वो थे ही, उन्हें पता था किस बीमारी में क्या दवा लेनी चाहिए। हालांकि उस स्थिति में मुझे अकेला मां के पास छोड़ जाना उनके लिए काफी कठिन फैसला रहा होगा, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इस तरह पिताजी गांव वापस लौट गए। मां की हालत की गंभीरता का पता तो सच मानो पिताजी के लौट जाने के बाद ही चला था। मुट्ठी में पकड़ी रेत की तरह मां मेरे हाथों से फिसली जा रही थी और मैं असहाय बना देखते रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मां भी अपनी अवस्था से अनजान नहीं थी। वो खाली खाली आंखों से हर वक्त मुझे ताकती रहती थी। एक हारी हुई लड़ाई लड़ते देख वो मुझे जब जब अपने पास बुलाकर मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए भल भल कर रो पड़ती। मेरा भी मन उसकी गोद में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने को होता था, लेकिन समय की मांग ने मुझे समय से पहले ही प्रौढ़ बना दिया था। मैं मां का हाथ पकड़े चुपचाप उसे सांत्वना तो दिया करता था, पर आंखों में छलक आते आंसुओं पर मेरा कोई वश नहीं था। आंख में कचरा गिर जाने के बहाने कमीज की आस्तीन से अपनी आंख पोंछ लिया करता था। मां मुझे अपने सीने में भींच लेती और मैं कितनी ही देर वैसे ही पड़ा चुपचाप रोता रहता था। और जिसका भय था वो दिन आखिर आ ही गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मां की बीमारी लाइलाज थी, उसका कोई उपचार संभव नहीं था। उस वक्त मुझे जरा भी भय महसूस नहीं हुआ। उस सत्य को मैंने बिना किसी तीखी प्रतिक्रिया के बिल्कुल सहज भाव से ग्रहण किया। उसके पहले तो ये हाल था कि अगर रात में सोते सोते अचानक मेरी नींद खुल जाती तो मैं गौर से मां की तरफ ताका करता था और उनकी सांसों के साथ ऊपर नीचे होते उनके सीने को देखकर ही चैन की सांस लेता था। कभी जब सांसें धीमी चलने की वजह से मुझे कोई हलचल दिखाई नहीं देती तो कलेजा थक से हो उठता था, लेकिन डॉक्टर के जवाब दे देने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थके थके मन से मैंने मां से घर लौटने के बारे में कहा। मां भी सब समझती थी। उसने घर लौटने से साफ मना कर दिया। उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं उसे दादाजी के पास ले चलूं। मेरे दादा संत महादेव जी पांडे संन्यास ग्रहण करके दरौली में सरयू नदी के तट पर स्थित श्री राम मंदिर में निवास किया करते थे। मां के विचार में जब मरना ही था तो गांव में मरने से भगवान राम की सरयू नदी के तट पर मरना कहीं श्रेष्ठ था। अब मेरी उस उम्र में मां का तर्क तो मुझे क्या समझ आता, पर इसे मां की अंतिम इच्छा जानकर मैं उसे दरौली पहुंचाने की व्यवस्था करने निकल पड़ा। पिताजी के साथ पटना आते वक्त हमने स्टीमर दरौली से ही पकड़ा, इतना तो मुझे याद था।
यह भी याद था कि वो स्टीमर दीघा घाट आकर रुका था, परंतु दीघा घाट तक पहुंचने का रास्ता मुझे बिल्कुल याद नहीं था। मां की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो थोड़ा भी चल फिर सकती, इसलिए उन्हें साथ लिए लिए घूम फिर कर दीघा घाट का मार्ग पता करना भी संभव नहीं था। अतः मां को वहीं अस्पताल में छोड़कर मैं दीघा घाट का मार्ग पता करने अकेले ही निकल पड़ा। किसी तरह पूछ पाछ कर दीघा घाट पहुंचा, टिकट का प्रबंध किया और मां को लेने के लिए वापस लौटा। अस्पताल लौटकर मैं मां के वास्ते चाय, पानी या दवा आदि किसी चीज का प्रबंध करने अस्पताल से बाहर आया। अब आज इतने लंबे अंतराल के बाद याद नहीं आ रहा किस चीज का प्रबंध करने निकला था। मेरे बाहर आते ही कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे ऊपर वहां खड़े एक स्कूटर के किसी पुर्जे की चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मेरी पिटाई करनी शुरू कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे स्कूटर के पुर्जे वर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो अपनी मां का इलाज करवाने पटना आया हूं। अगर यकीन नहीं आता तो अंदर चलकर देख लो। बड़ी मुश्किल से वो लोग मेरी बात मानकर अंदर गए और मेरी मरणासन मां को देखकर ही उन्होंने मेरा विश्वास किया। उधर स्टीमर भी सायरन पर सायरन बजाकर छूटने का सिग्नल दे रहा था। उन लोगों ने कहा शायद वो कोई दूसरा लड़का था। वो लोग तो चले गए, पर मेरा मन एक गहरे अवसाद से भर उठा। जी में आया कि एक बड़ा सा पत्थर उठाकर थप्पड़ मारने वाले के सिर पर दे मारूं, पर मां की दशा देखकर मन मसोस कर रह गया। जल्दी जल्दी किसी तरह घसीट घसाट कर मां को स्टीमर पर चढ़ाया और दरौली चल पड़ा। दादाजी के पास दरौली पहुंचा। दादाजी मुझे अपनी मां के साथ वहां पहुंचा देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। वो हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र में मैं इतनी गंभीर रूप से बीमार मां को लेकर दरौली पहुंचा कैसे। मैंने दादाजी को सारा किस्सा सुनाया। वो बोल उठे, जैसी ईश्वर की इच्छा। इसी बीच दादाजी के बहुत से भक्त और शिष्य वहां पहुंच गए। दादाजी ने उन लोगों से मां को मंदिर की धर्मशाला में आराम करने की व्यवस्था के लिए कहा। उनके भक्तों को अब तक पता चल चुका था कि मेरी मां दादाजी की बहू हैं। उन लोगों ने फौरन मां की सारी व्यवस्था का भार संभाल लिया था। दरौली में दादाजी का बहुत सम्मान था। वहां के लोग मेरे दादाजी को एक महात्मा के रूप में पूजते थे। दादाजी ने मुझे बताया कि उसी दिन मेरे पिताजी भी पटना के लिए रवाना हुए थे। अजीब संयोग था, उधर पटना से मैंने और मां ने दरौली के लिए प्रस्थान किया था और इधर दरौली से मेरे पिताजी ने मेरे और मां के पास पहुंचने के लिए पटना प्रस्थान किया था। रास्ते में जरूर ही हम दोनों के स्टीमर ने एक दूसरे को पार किया होगा, पर हम दोनों ही लोग इस संयोग से अनजान थे। दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं गांव चला जाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी शायद अस्पताल में मुझे और मेरी मां को न पाकर कहीं सीधे गांव ही न चले जाएं। मैं गांव के लिए निकलने ही वाला था कि पिताजी दरौली पहुंच गए। पिताजी ने मेरी खूब पीठ थपथपाई, खूब शाबाशी दी, मेरे असीम साहस की बहुत तारीफ की। अब सोचता हूं तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैं उस उम्र में मां को लेकर दरौली पहुंचा कैसे। इस घटना के 3-4 दिनों बाद ही मेरी मां का स्वर्गवास हो गया था। पता नहीं क्यों आज मां की बहुत याद आ रही थी। मां की इतनी याद तो मुझे तब भी नहीं सताई थी जब मैं पिताजी से चिढ़कर पहली बार घर से भागकर छपरा पहुंचा था। कारण उस बार भी यही था जो इस बार था। सच पूछो तो मां की मौत ने पिताजी को अंदर से बाहर तक तोड़ कर रख दिया था। वो हम लोगों के लिए 2 जून की रोटी जुटाने के लिए भाग भाग कर जी तोड़ मेहनत करते, घर लौटकर खाना बनाते, हम लोगों को खिलाते पिलाते। उस पर भी बंदरों की तरह शैतान हम सब बच्चे उनकी नाक में दम किए रहते थे। मैं 4थे नंबर पर था और मेरी उम्र थी मात्र 9 वर्ष। हम सारे दिन धूम धड़ाका, उठा पटक, मारा मारी और तोड़ फोड़ किया करते थे। पिताजी की जान आजिज रहती थी। वो चिड़चिड़ाते, खींचते, खूब जली कटी सुनाते और मारने दौड़ते।
एक दिन इन्हीं सब बातों से नाराज होकर मैं भाग खड़ा हुआ था। घर से भागकर मैं छपरा जा पहुंचा था। मन में यही तमन्ना थी कि बाहर पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाना है। नसीब बहुत अच्छा था। छपरा में मैं एक बहुत ही भले परिवार के संपर्क में आ गया। पिताजी की तरफ से मन इतना खट्टा हो चुका था कि उनके जीवित होते हुए भी मैंने उस परिवार को बताया कि मैं अनाथ हूं, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। वो लोग इतने सरल थे कि उन्होंने मेरा विश्वास भी कर लिया। तब मेरा नाम, मेरी मां का दिया हुआ नाम रामेश्वर पांडे था। मैंने जिस परिवार में आश्रय पाया था वो एक कायस्थ परिवार था। परिवार के प्रमुख कोर्ट के लीडिंग मुख्तार थे। उनके 2 बड़े बड़े बेटे थे और दोनों ही वकील थे। बड़े बेटे का भी एक बेटा था जिसका विवाह होकर 8-9 वर्ष बीत चुके थे, पर कोई संतान नहीं हुई थी। उसकी पत्नी तो जैसे मुझ पर जान ही छिड़कती थी। वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उन दिनों ब्राह्मण परिवार में जन्मे बालक तक का बड़ा सम्मान हुआ करता था। क्योंकि वो लोग कायस्थ थे और मैं ब्राह्मण, अतः उन लोगों ने मुझे कोई छोटा काम नहीं सौंपा। मुझे परिवार के लिए रसोई तैयार करने का कार्य दिया गया। मेरा खाना पकाने का अनुभव सिर्फ इतना मात्र था कि मैं अपनी मां और अपने पिताजी को खाना बनाते देखा भर करता था। बनाया कभी कुछ भी नहीं था। मैं भला क्या बना पाता? सच पूछो तो खाना वही लोग बनाते और मुझे खाना बनाना सिखाते भी थे। वैसे भी ब्राह्मण परिवार और कायस्थ परिवार के खान पान में बहुत अंतर होता है। खैर, किसी तरह धीरे धीरे मैं खाना बनाना सीख ही गया। यही नहीं, उन लोगों ने मेरी शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध करवा दिया था। मेरा नाम राजेंद्र कॉलेजिएट छपरा में लिखवा दिया गया। बुद्धि तो मेरी बचपन से ही कुशाग्र थी। पढ़ने में मैं गांव के स्कूल में भी ज्यादातर सबसे आगे ही रहा करता था। लेकिन मैं जब दूसरी कक्षा में था तो एक ऐसी घटना हुई थी कि गांव के स्कूल से मेरा मन उचाट हो गया था। पढ़ने में मैं तेज था, इसलिए मुझे कक्षा का मॉनिटर भी बनाया गया था। पूरी कक्षा में सिर्फ 2 ही विद्यार्थी ऐसे थे जो पढ़ाई में मेरे समकक्ष ठहरते थे। मेरा अनुमान था कि हम दोनों में से ही कोई प्रथम आएगा, परंतु परीक्षा का परिणाम देखकर मैं हतप्रभ रह गया था। उस विद्यार्थी को प्रथम घोषित किया गया था जो हम तीनों से कहीं कमजोर था। मास्टर के प्रति मेरे मन में घोर अश्रद्धा हो गई। मुझे लगा उसने अन्याय किया है। मेरा शक सही भी निकला। बाद में पता चला प्रथम घोषित होने वाले विद्यार्थी के अभिभावक ने उस मास्टर को अपने घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए रख लिया था और मास्टर को खूब खिलाता पिलाता था। बदले में मास्टर ने बिना योग्यता के ही उस लड़के को परीक्षा में प्रथम घोषित कर दिया। विश्लेषण करने की क्षमता का विश्वास उसी समय से मेरे मन में जम चुका था और उस विश्वास ने आज तक निर्णय लेते समय मुझे कभी धोखा नहीं दिया। छपरा में ऐसा कोई पक्षपात नहीं था। वहां सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में भी सब लोग मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे। मैं खाना बनाता और खूब पढ़ाई करता। भगवान ने रूप रंग तो मुझे अच्छा दिया ही था। अब गांव की जगह छपरा जैसे शहर में रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब मिलकर तो मानो सोने पर सुहागा का काम कर रहे थे। मैं किसी बहुत बड़े घर की संतान की तरह दिखाई देने लगा था। जो भी मुवक्किल मुख्तार साहब या वकील साहब से मिलने घर आते, वो मेरे दरवाजा खोलने पर अपने लाए हुए उपहार मुझे ही थमा दिया करते थे। वो यही समझते कि मैं उसी घर की संतान हूं। वह निसंतान भद्र महिला ये सब देखकर मुझे आवश्यकता से अधिक चाहने लगी थी। घर में फल फूल मिठाई जो भी कुछ आता वो मुझे खिलाना कभी नहीं भूलती। कभी तो सबके सामने दे देती और कभी कभी तो अपनी सास से छिपा कर भी मुझे खिला दिया करती। उनकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि सारे प्यार और सारे सद्व्यवहार के बावजूद मैं अपनी मर्यादा भूलना नहीं चाहता था। उनकी उदारता और महानता के बाद भी मैं था तो उस घर का नौकर ही। कभी कभी तो मैं उनकी दी हुई वस्तु लेने से इनकार कर दिया करता था। इस पर वो रूठ कर कहती, ठीक है, तू नहीं खाता
तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और वो सचमुच नहीं खाती थी। मेरे मन को यह अच्छा नहीं लगता था कि मेरी वजह से वो भी न खाएं। हार कर मैं बेमन से उनकी बात मान लिया करता था। वो खुश होकर मेरे गाल मुट्ठियों में भींच लेती, मुझे बाहों में भरकर अपनी छाती से लगा लेती, मुझे चूम लेती। मुझे बड़ा संकोच हुआ करता था। अब मैं कोई शिशु तो था नहीं, लेकिन ये उनके हृदय में घिरी हुई ममता की वो बदली थी जो मेरे जैसे बालक को पाकर झूम झूम बरस उठना चाहती थी। उनके मन में कोई दुराव छिपाव नहीं था। वो अपने पति के सामने भी अपनी पीठ खोलकर मुझसे खुजलाने को कह दिया करती, ठीक उसी तरह जैसे कोई अपने जाए बच्चे से कह देता है। वह तो चोरी छुपे फिल्में देखने का अधकचरा प्रभाव था कि मैं इसमें झिझक महसूस किया करता था। लेकिन एक दिन मुझे कुछ ज्यादा ही अटपटा लगा। वो बाथरूम में स्नान कर रही थी। उन्होंने मुझे आवाज देकर बुलाया और अपनी नंगी पीठ पर साबुन मल देने को कहा। मैं थोड़ा अचकचाया, मगर करता क्या, था तो उस घर का नौकर ही। मजबूरन उनकी पीठ पर साबुन लगाकर पीठ घिसने लगा। वो कहती जा रही थी, तो कितना अच्छा है, तो कितना प्यारा है, समझ में नहीं आता तुझे कहां छुपा कर रख लूं। वो जब तक इसी तरह की बातें कहकर मुझे दुलराया करती थी। पता नहीं उसी वक्त मेरे मन में आया कि मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। और मैं घर वापस लौट आया। घर वापस लौट तो आया था, पर पिताजी के ताने अब पहले से ज्यादा तीखे और दिल को छेद कर रख देने वाले हो उठे थे। बात बात पर वो कहते, लौट के बुद्धू घर को आए, इसी बलबूते पर कुछ बनने कुछ कर दिखाने के लिए घर से भागे थे। याद आ गई ना नानी, निकल गई सारी हकड़ी। हाँ, अरे कुछ बनने कुछ कर दिखाने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, ये तुम जैसे चूहे की बस की बात नहीं है। उनकी बात सुन सुनकर कलेजा छलनी हो जाता था। घंटों अकेले में बैठकर आंसू बहाता रहता था। रोटी का एक टुकड़ा खाना भी जहर खाने जैसा लगता था। कभी कभी सोचा करता, छपरा से वापस लौटना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पढ़ लिख कर कुछ बन सकने का सुनहरा मौका मैंने अपने अधकचरे फिल्मों के प्रभाव में आए दिमाग की वजह से खो दिया था। वरना कहां वो भद्र महिला, कहां मैं 10 साल का बच्चा। सारी गंदी खुराफातें मेरे बचकाने दिमाग की उपज थी। संतानहीन एक नारी का हृदय अपने मन में संचित सारा का सारा वात्सल्य शायद मेरे ऊपर उड़ेल देना चाहता था, जिसका अर्थ मैंने गलत क्यों लगाया था। शायद फिल्में ही उसका मुख्य कारण थी। फिल्मों में ज्यादातर स्त्री और पुरुष का सिर्फ एक ही रिश्ता दिखाया जाता है, और वही मेरे कच्चे मस्तिष्क में घर कर गया था। मगर अब क्या हो सकता था, अब तो तीर कमान से निकल चुका था। अब अगले अंक में